अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर लाइव। 122 के दिल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कुछ घंटे रह गए हैं जब वोटर अपना हक़ वोट इस्तेमाल करेगा और इस हलके में से अपना जीता हुआ कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा और जिसके खिलाफ वोट पड़ेंगे या जिसके हक़ में ज़्यादा वोट नहीं पड़ेंगे वो हार जाएगा। ये इंतखाब एक ज़िमनी इंतखाब नहीं रहा, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन बन गया है। ये पाकिस्तान की रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे अहम इलेक्शन बन गया है और लगता यूँ है कि अगर इस इलेक्शन के नताइज वो ना निकले जो बहुत सारी जमातों की तवक्कुआत पर जिनका इन्हिसार है जिन पर, तो शायद को बड़ा हंगामा हो जाए। अल्लाह खैर रखेगा। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से हमने बात की, उन्होंने कहा जी कि हम आपको ये गारंटी देते हैं कि इससे ज़्यादा फ्री एंड फेयर और ऑर्गेनाइज इलेक्शन नहीं होगा। हमारे पास आज के प्रोग्राम में आपके लिए नाज़रीन तीनों जमातों का एक रंग मौजूद है। हमने सबसे पहले लाहौर में आने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर हमने दौरा किया और उसके बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अब्दुल अलीम खान के पास गए। उनसे हमारा इंटरव्यू का वक्त तय हो चुका था, उन्होंने हाँ कर दी थी। जब हम उनके ऑफिस पहुँचे तो किसी भी वजह की बुनियाद पर उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। हमें बताया गया उनका खदशा ये था कि शायद इलेक्शन कमीशन के रूल जो हैं कैंपेन के ऊपर अप्लाई करते हैं। हालांकि हमने उनको बताया कि हम अपना होमवर्क करके आए हैं और इलेक्शन कमीशन इस पर मोतरज़ नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर साहब, उनसे भी हमने इस प्रोग्राम में बात की, वो भी आपको सुनवा पाएंगे। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अयाज सादिक साहब मौजूद हैं। तो राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम आपसे इलेक्शन कैंपेन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो तो ख़त्म हो गया मामला। बाज़ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इस इलेक्शन पर बहुत कुछ दाव पे लगा दिया। वी कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस इलेक्शन को कौमी सतह पर ले जाना चाहेगी, लेकिन आपको क्या हुआ? हर लीडर यहाँ पर मौजूद है, इतना अहम इलेक्शन बन गया। देखिए, दाव पे नहीं लगाया, ये हमारी जमात का फैसला था और मेरी भी ख्वाहिश थी। मेरे खिलाफ जब जजमेंट आई और मैंने जो जजमेंट पढ़ी कि उसमें धांधली का लिखा हुआ कि कोई धांधली नहीं हुई और इलेक्शन मशीनरी का फेलियर है, तो मुझे को गुस्सा भी था कि मैं ना प्रिजाइडिंग अफसर हूँ ना रिटर्निंग अफसर हूँ, ये मुझ पे डाल दिया गया और लिख रहे हैं यहाँ। और कई एम्बिग्विटीज थी, जिस तरह जज साहब ने जो काउंटर फॉइल है उसके ऊपर एक सब्सटेंटिव कंप्लायंस जो हुई है उसके ऊपर फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उस जो पहले उन्होंने फैसले किए उसमें सब्सटेंटिव कंप्लायंस को उन्होंने ठीक किया। यहाँ गोल मोल लिख गए, ना उसको कहा कि ये इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ना वो। सो इससे कोई ज़रा मुझे आई वॉज अपसेट ऑल्सो। तो मैंने तो जो 2 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने यही कहा, मेरा दिल चाहता है कि मैं मैदान जंग में छलांग लगा लूँ, और अगर खौफ होता, डर होता तो मैदान जंग में ना जाते। आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हर एक का हक है स्टे लेना, और स्टे ले लेते हैं। स्टे लेने के बाद केस लगता, उसकी बहसें होती, साल 1.5 साल 2 साल वैसे गुजर जाते। बट यही ख्वाहिश थी कि नहीं, और पूरी हो रही है, अब पूरी हो रही है, पूरी हो रही है कि अब आम की अदालत में जाए। अब बड़ा दिलचस्प है, आपने मैदान जंग का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये मैदान जंग किस तरह बन गया? ये तो बड़ा गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। मैदान जंग तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब ने क्या क्या ज़बान नहीं इस्तेमाल की, और मुझे बहुत से लोग कहते थे कि इस्तीफे आए हुए हैं, यही वक्त है कर दो, मगर वो मेरी मजबूरी थी, कानून मुझे इजाज़त नहीं देता था, और मैंने वो करना था जो अल्लाह ताला जिससे खुश हो, तो मैंने वही किया। मगर लोग कहते थे ये मौके इनसे जान छुड़ा लो, ये गए तो KPK भी गवर्नमेंट गई, मगर वो मुनासिब नहीं था। मैंने वो किया जो सही समझा, और इसलिए मैदान जंग हो गया कि उन्होंने कभी कोई सुना है आपने कि पार्टी का लीडर आके यहाँ डोर टू डोर कैंपेन करे और फीते काटे, उस लेवल पे आ जाएं? वो इमरान खान साहब जो आपने देखा होगा कि कभी कभी कोनियाँ भी मार देते हैं, गुस्से में इरिटेट होके वो लोगों से बगलगीर हो रहे हैं। तो ये उनकी हार की निशानी है और उनकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की। उनको नजर आ रहा था कि वो विनिंग पोजीशन में नहीं, तो इसलिए इमरान खान साहब को एफर्ट करना। तो पार्टी का लीडर तो आपने भी कोई नहीं छोड़ा जो यहाँ पे ना लाए हो। नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब आए, ना शहबाज शरीफ साहब घूमते, आज भी 3 घंटे घूमते रहे। वो करना, जलसा करना और हल्के में आना बहुत फर्क चीज है। अच्छा, जरा इसके ऊपर वापस है, ये नेक एंड नेक है, बड़ा सख्त मुकाबला है। आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? देखिए, 2013 में आप भी मानेंगे कि तहरीक इंसाफ पीक पे थी, ये तो मानते हैं ना आप, पीक पे थी तहरीक इंसाफ, और उनके चेयरमैन मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े। ईगो का इशू है सारा। मैं एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर, वो एक पार्टी के चेयर, अगर वो हार सकते हैं
तो फिर ये भी इंशाल्लाह को मसला नेक एंड नेक नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, 8,900 की तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट लीड थी। मैं इसमें पोजीशन से बेहतर देख रहा हूँ। कम से कम आपके ख्याल में दोहरी तो होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे फील है, डोर टू डोर भी गए, लोगों से भी मिले, लोगों के जज्बात देखे, लोगों के इमोशंस देखे, मैं उससे ज़्यादा देख रहा हूँ। अच्छा, इसके ऊपर वापस आए ज़रा। मैं रेलवे कॉलोनी, मुगलपुरा रेलवे फाटक, GT रोड, एम्प्रेस रोड, बीबी पाक गार्डन, इचरा, यू नेम इट, बहुत अहम ये कंस्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की फ्रस्ट्रेशन का इजहार PTI के साथ मुंसलिक होकर आना, इसकी क्या वजह हो? क्या होने लोगों की फ्रस्ट्रेशन है तो PTI के साथ खड़े हैं, लोगों का गुस्सा है तो PTI के साथ खड़े हैं। तादाद के ऊपर हम बहस नहीं करते, वो कल फैसला हो जाएगा। क्या वजह? अगर इतने अच्छे काम किए हुए तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन की गुस्सा। देखिए इमरान खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया था और वो तब्दीली का नारा लेके निकले तो लोगों ने उनको ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी के लोग भी उधर गए, बाकी जमातों के लोग भी उधर जाना शुरू। तो एक N वर्सेस जो बाकी थे। अब आप देखें ना कि उन्होंने कितना अच्छा नारा लगाया था, तब्दीली, यूथ, साफ सुथरे सियासतदान, जहांगीर तरीन, शेख रशीद, अलीम खान, ये साफ सुथरे सियासतदान हैं, ये नया चेहरा है उनका। अब लोगों के सामने एक्सपोज हो गए। लोग खड़े हैं ना साथ, वो टफ कंपटीशन है। आप उतने नहीं खड़े, यही मैं कहता हूँ ना कि उतने नहीं खड़े जो 2013 में से वो नंबर रिड्यूस हुआ है। और आप वो देखिएगा, रिजल्ट आएगा, फिर आपसे मेरी बात होगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह नंबर रिड्यूस। मेरे इसके ऊपर बात करें कि इलेक्शन वाले दिन क्या चीज़ काउंट करती है एज अ पॉलिटिशियन इन हलकों के अंदर? हमारी कुछ अपनी असेसमेंट है, लेकिन वो कल करेंगे हम उसके ऊपर। आपके ख्याल में एज अ पॉलिटिशियन क्या चीज़ काउंट करती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना वोटर, हमारा जो हमारे जलसों में आता रहा, हम उनको एज अर्ली एज पॉसिबल निकालें, ताकि वो अपना काम करने के बाद वो फिर दूसरों को जाके इन्वॉल्व करें, लेके आएँ। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा वोटर जल्द से जल्द आए, वोट अपना कास्ट करे, दोपहर का शाम का इंतज़ार ना करे, सुबह वो न्यूज़ वीक टाइम्स ना पढ़ें, वो अंग्रेज़ी के अखबार ना पढ़ें, हेरल्ड ना पढ़ें, वो BBC ना देखें, वो सीधा यहाँ आ जाएं। हमारा वोटर जो है ना, वो BBC वाला और हेरल्ड वाला नहीं है, हमारा न्यूज़ वीक वाला नहीं है, हमारा वो है जो। लेकिन आप तो BBC, हेरल्ड और न्यूज़ वीक वाले हैं ना? हम दोनों वाले हैं, हम इनमें रहते हैं, वो भी करते हैं, हमें तो बैलेंस रखना पड़ता है। सो वो इंशाल्लाह जो वोटर है हमारा, वो उठ जाता है सुबह, वो निकल जाता है सुबह। खवातीन का वोट आपकी नज़र में कितना अहम है कल? खवातीन का भी वही रेशो है। अगर हम पिछली दफ़ा भी देखें, हमारे पास पुराने सारे रिजल्ट्स हैं। ये जो कहते हैं ना यूथ हमारी तरफ, वो भी हमारे पास पुराने रिजल्ट्स हैं। हम तो एरियाज थे हमारे, शादमान हो गया, शाहजमाल हो गया, जिधर ज़्यादा इंक्लिनेशन उधर थी, GOR हो गया, हमारे सरकारी अफसरान जो हैं इन्होंने बड़ा वोट उधर डाला था इम्प्रेस होके। तो ये एक फैक्टर था जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मगर वो दैट इज़ ऑन द डिक्लाइन नाउ। पीपल यू टर्न्स और जो पॉलिसीज़ हैं, हर चीज़ पे रिजिड हो जाना, ना मानना, दीज आर थिंग। और लोग चाहते हैं कि अब कंटिन्यूटी आए, दहशतगर्दी में बेहतरी आ रही है, इन्वेस्टमेंट में बेहतरी आ रही है, $20 बिलियन का रिजर्व हो गया है, चाइना कॉरिडोर का बहुत बड़े ये मेगा प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं जब इस हल्के में मूव कर रहा था तो ये शिकायत मुझे लोगों की तरफ से मिली, कहते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सारे, कोई नंदीपुर का वो शुरू हुए हैं, चाइना कॉरिडोर का ये शुरू हुए हैं, गद्दारी के इल्ज़ामात हैं, वो तोहमत लगाते हैं करप्शन की, तो हमारी कोई बात नहीं कर रहा। इलेक्शन हल्के का है और आपने पाकिस्तान की बात करें उसकी, लेकिन हमारे लिए क्या है? आपकी कैंपेन के अंदर जो मुकामी कंटेंट है वो कहते हैं हमें बहुत कम नजर आता है। दोनों जमातों से शिकायत है। नहीं, मैं तो हल्के में आता भी रहा हूँ एज स्पीकर, जितना मैं पहले 10 साल था उससे कम हुआ। नेचुरली इस्लामाबाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कमेटीज़ के इशू हैं, स्पेशल कमेटीज़ हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, इंटरनेशनल गेस्ट को रिसीव करते हैं। वो वक्त मेरा उतना नहीं था, आधा रह गया था, मगर मैं हल्के से इन टच रहा। हमारे मेनली पानी के इशूज़ थे, सीवर के, बट ये कंटिन्यूस इशूज़ हैं कि आज हम एक चीज़ ठीक कराएंगे जो पिछले 20 साल पहले हुई, वो डिटीरेट होगी, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ये कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ये नहीं। बट एज स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, मैंने ढकने भी लगवाए हैं गटर के, मैंने स्ट्रीट लाइट भी लगवाई है, मैंने ट्रांसफार्मर भी लगवाए, ट्रांसफार्मर के गोले भी लगवाए हैं। हम उस लेवल तक जाना पड़ा। ये लोकल बॉडी से हमें रिलीफ मिलेगा और जो असल हमारा काम है जिसकी हम इलेक्ट होते हैं, उसमें मेरा ख्याल है हमारी जिम्मेदारी है। लोकल बॉडीज़ का जो निज़ाम है जिसके तहत टिकट नीचे दिए गए हैं और पार्टियों में जब टिकट तकसीम होते हैं तो जिसको मिलता है बड़ा खुश होता है, लेकिन उसके साथ 3 नाराज़ भी होते हैं। तो कल आपने कहा वर्कर्स को लाना है बाहर, खुद तो पकड़ के नहीं लाएंगे, बहुत बड़ा हल्का ये, तो आप
अपने जो मुकामी जिनको आपने टिकट दिए हुए हैं लोकल बॉडीज़ के लिए, उन पर कितना रिलाय कर रहे हैं? देखिए, हम सिर्फ उन पर नहीं रिलाय कर रहे। हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, वाइस चेयरमैन, फिर काउंसलर, इनको 13 का पैनल है। मगर इसके अलावा हमारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ना होता, मगर वो हर इलेक्शन में एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर हमारी तंजीम है, हमारी वार्ड लेवल की, यूनियन काउंसिल लेवल की, पीटी लेवल की तंजीमें हैं, वो ये काम करती हैं, जिनको सिर्फ ये होता है कि जी हम एसोसिएटेड हैं PMLN के साथ, कभी लीडरशिप आई तस्वीर खिंचवा ली, इस तरह के लोग। वो हमने सिर्फ उन पे नहीं, हमारी हमेशा, ये पिछले मेरा चौथा इलेक्शन है, ये जितनी टीमें होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं जो कि छोटे लेवल के होते हैं, जो बड़े जज्बाती होते हैं कि जी हम 30 साल से मुस्लिम लीग में, कोई 20 साल से कहता है, उनके बच्चे भी अपने वालिदैन को देखे वही इनहेरिट करते हैं जो कि वालिदैन ने किया। सो हमारा इट इज़ अ स्प्रेड, इट इज़ नॉट ओनली कि जी हम जो हमारे काउंसिलर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे या तंजीमी लोग होंगे। अच्छा, इसको वापस हैं टुवर्ड्स द एंड, हमने वाइंड अप अभी कर रहे हैं। इस इलेक्शन को आप ज़िमनी नहीं कह सकते, कौमी भी नहीं कह सकते। जब वज़ीर आज़म मुल्क का चीफ मिनिस्टर उस पर बात कर रहा हो और दूसरी तरफ से PTI चेयरमैन उस पर बात कर रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट बन जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि इंतखाबात के नताइज को ना मानने का या मुश्किल से मानने का रिवाज पड़ चुका है, आपका क्या ख्याल है? जो अभी तक निज़ाम देखा है, जिस निज़ाम के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, उससे जो नतीजा निकलेगा, क्या गुंजाइश बाकी है आपके ख्याल में ना मानने की? सनत साहब, ये देखें कि फ़ौज आ गई, फ़ौज के अफसर जो अभी जितने ज़िमनी इंतखाब हुए बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, और जहाँ पोलिंग का डब्बा पड़ा है वहाँ भी हैं। अगर कोई 2 वोट डालेगा या वोट बाहर लेके जाएगा पैसे लेके जाली, तो ये हो नहीं सकेगा। अगर होगा तो वो फिर गया 6 महीने के लिए जेल में गया। दूसरा ये कि डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। हमारा वोटर जो है उतना एग्रेसिव नहीं है जितना PTI की, जो इमरान खान साहब की तरबियत है उनको। हमारा वोटर है शरीफ वोटर, वो जाता है, वोट कास्ट करता है, वो वापस आ जाता है, वो बाकियों को भेजता है वो जाए। सो डिस्ट्रप्शन का भी चांस अब इस दफ़ा कोई नहीं है। सो ये मेरा ख्याल है ये सिस्टम में बेहतरी आ रही। कैमरे अंदर लगा रहे हैं, हमारा पोलिंग एजेंट होगा, उनका पोलिंग एजेंट होगा। जब रिजल्ट कंपाइल होगा उसके बाद वो लिख के प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर साइन करेंगे, स्टैंप करेंगे, स्टैंप करने के बाद रिसीविंग लेंगे हमारे पोलिंग एजेंट से और दूसरों के पोलिंग एजेंट। तो आई थिंक गुंजाइश बहुत कम है। मगर मैं आपको पहले बता देता हूँ, लिख लीजिए कहीं पे, याद रखिएगा कि उन्होंने रोना है कि ये हो गया, वो हो गया, ये वोट डाल गया, फरिश्ते डाल गए वोट, ये होगा। उनकी तबीयत ये है कि हर चीज़ को ना मानना। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो भी अभी ना मानने वाली सिचुएशन है, मान भी लिया, ना माना। मेरे खिलाफ तो जो आया अदलिया की इज्जत करते हुए मैंने तो उसको एक्सेप्ट किया। बाकी टेक्निकलिटीज़ को मैं चैलेंज करता हूँ। और जज साहब ने तो अपनी तारीफों के पुल बांध दिए थे, उसमें अपनी सच्चाई, ईमानदारी की, उनको अपनी सच्चाई पे शक पड़ गया था मुझे। जरा इसके टुवर्ड्स द वेरी एंड, आपके ख्याल के मुताबिक आपका मुकाबला अब्दुल अलीम खान से है या इमरान खान से? मेरा दोनों के साथ मुकाबला है, दोनों के साथ लड़ाई? दोनों के साथ, एक के साथ नहीं। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये तीसरी दफ़ा हैट्रिक होगी इमरान खान साहब को हराने की। बहुत शुक्रिया अयाज सादिक साहब। नाज़रीन, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट की बात सुन रहे थे। अब्दुल अलीम खान साहब के घर हम गए, ऑफिस उनके गए, वहाँ पर जाकर हमने उनके लिए जो इंटरव्यू एग्रीड था उसका एहतमाम किया। हमारी टीम वहाँ पर 2 घंटे बैठी रही, लेकिन आखिर वक्त में आकर उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू इनकार कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसी कैंपेन चलाई है, हमने साउंड बाइट्स इस्तेमाल किए हैं, उनकी कैंपेन के अंदर से नून लीग पर क्या तनकीद है, ये तमाम हिसाब देख पाएंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान साहब की बात करते हैं। हमारा उनके साथ इंटरव्यू तय पाया था और हमें उम्मीद थी कि शायद वो हमसे आज बात कर पाएँ। कुछ उनके खदशात थे कि शायद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कैंपेन का वक्त ख़त्म कर दिया है, बावजूद इसके कि हमने इसके ऊपर असूल और ज़वाबित और कवायद तय करते हुए और चेक करते हुए उनको बतलाया कि TV इंटरव्यूज़ जो कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, उस ज़ुमरे में नहीं आते, उन्होंने ऐन वक्त पर इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। ये उनका हक है, हमको शिकायत नहीं कर रहे, सिर्फ आपको सियाको सबाक बता रहे हैं कि किस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से हम इंटरव्यू नहीं कर पाए। इस वक्त मैं उनके गुलबर्ग के अंदर इलेक्शन ऑफिस में खड़ा हूँ। एक बड़ा घर है जिसके इर्द गिर्द आपको निस्बतन कम गहमा गहमी नज़र आएगी, लेकिन ये मामला तब्दील हो जाएगा कल जब इलेक्शन का मैदान सजेगा। कैंपेन जो अभी तक
हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। इस कैंपेन को आप आसानी से दो हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं। एक हिस्सा तो वो है जहां पर बात की जा रही है हल्के के मसाइल से मुतल्लिक। खान साहब का ख्याल है, इमरान खान साहब का और उनके कैंडिडेट का, कि लाहौर के अंदर और उस हल्के में अन्य 122 में जहां से वो अपने कैंडिडेट को जितवाना चाहते हैं और ख़ुद जीतना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ। लाहौर के अंदर उनके ख्याल के मुताबिक शोबाजी ज़रा ज़्यादा है और काम कम है। इसमें सीवरेज के मामलात उठाए गए, इसके अंदर सड़कों के मामलात उठाए गए, इसके अंदर अमूमी तौर पर थाना और कचहरी के मामलात भी उठाए गए। मुकामी हल्के और शहर के मसाइल के ऊपर किस किस्म की कैंपेन की गई है, हम आपको 2-3 साउंड सुनवाना चाहते हैं ताकि याद दहानी हो कि कल जब वोटर वोट डालने के लिए जाएगा और फैसला किया जाएगा कि किस कैंडिडेट को वोट डालना है, तो वो किन बुनियादों पर फैसला कर रहा होगा और इलेक्शन कैंपेन से पहले उसको क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ पार्टियों ने बतलाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकामी मामलात के ऊपर क्या बात की गई, आइए सुनते हैं। जब 80% लोग गंदा पानी पीते हैं, जब मेरी माएं बहनें अपने बच्चों को लेके अस्पतालों के बाहर फुटपाथों पे बैठी हैं, जब मेरे नौजवान इस पूरे इलाके में देखे तो 50-60% नौजवान आपको बेरोजगार नजर आता है और इनको इस सारी चीजों का हल जंगला बस में नजर आता है। इस हल्के में जो मैंने बतौर MBA प्रोजेक्ट शुरू किए थे, मियां मीर दरबार के साथ मियां मीर हॉस्पिटल बनाया था, 4 साल हो गए हैं, 130 बेड का हॉस्पिटल आज भी उसको चालू नहीं किया गया। सब चीजें तैयार है, मुकम्मल अस्पताल है, क्यों नहीं किया गया? उसके बाहर अलीम खान की तख्ती लगी हुई है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि शर्म करो, हया करो। मैं इनको कहना चाहता हूं, जमीलाबाद जो इस हल्के में है, मैंने 20 करोड़ रुपए की लागत से सीवर का सबसे बड़ा मंसूबा बनवाया था। आज तक 7 साल गुजर गए उस मंसूबे को तैयार हुए हुए, आज तक वो गंदा पानी जो है वो वहां पे 20 एकड़ के ऊपर मौजूद है, जिसको पार्क बनाना था। मैं इनको कहना चाहता हूं, वो मेरी तख्ती गिरा दो, तुम अपने वैसे भी तुम धोखेबाज हो, जालसाज हो। ये बादशाह सलामत, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, ये तुम्हारी रियाया नहीं है, ना तुम चौधरी हो ना हम कमी है, हम बदला लेंगे। इस हल्के से मुतल्लिक जो जमातों ने अपने तौर पर काम किया है और जो रिपोर्ट्स मुरतब की गई हैं, उसमें अवाम की तरजीहात का जो तयन किया गया है, मैं उनको देख रहा था। उन तरजीहात के अंदर सीवरेज का निज़ाम बहुत अहम है, पानी की पीने का मामला बहुत अहम है, बिजली का मामला बहुत अहम है, सड़कों का मामला बहुत अहम है, और जो करप्शन यानी बदउनवानी और उसके साथ साथ धांधली से जुड़े हुए मामलात हैं, उन तमाम रिपोर्टों में जो हमने देखे, उसमें या तो आपको नज़र नहीं आता या 9वें या 10वें नंबर के ऊपर नज़र आता है। लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि इमरान खान साहब ने जब अपने कैंडिडेट की कैंपेन चलाई तो उसमें बहुत ज़्यादा जोर उनका धांधली को रोकने से मुतल्लिक था, बदउनवानी के ऊपर उनका फोकस बहुत ज़्यादा था, और ये बतलाना मकसूद था वोटर्स को कि अगर इस इलेक्शन के अंदर उनका कैंडिडेट जीत जाता है तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। और इनकलाब का ताल्लुक गली मोहल्ले की सियासत से नहीं है, इनकलाब का ताल्लुक कौमी नौयत की सियासत से है। आइए सुनते हैं इमरान खान साहब ने इस हल्के के वोटर्स को मुतासर करने के लिए जो कैंपेन चलाई, उसका एम्फसिस या उसका जोर किस चीज पर था। मियां साहब इस बार बड़ी तैयारी की हुई है हमने। थैला लेके जा रहा हो, जब वो रिजल्ट लेके जा रहा हो रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो फौजी वो गाड़ी के अंदर भी बैठा हो। वो जब गाड़ी जाएगी ना थैली लेके रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो उसके पीछे 5-5 मोटरसाइकिल उसके पीछे जा रहे होंगे। तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसकी डिक्शनरी में, जिसकी किताब के अंदर हार मानना ही नहीं है। अमूमन अगर आप देखें तो जमातें अपने उम्मीदवारों को सहूलत मुहैया करती हैं, उनको फैसिलिटेट करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन को अगर आप इस हल्के के अंदर देखें तो उस कैंपेन को इमरान खान साहब ने खुद स्पीयर हेड किया है, उसको खुद चलाया है। उनके सेक्रेटरी जनरल इसके अंदर मौजूद रहे हैं, उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इसके अंदर मौजूद रहे हैं, उनके सीनियर ओहदेदारान मौजूद रहे हैं, उनकी अहलिया
जलसों के अंदर मौजूद रही हैं और तमाम जो ख़वातीन का नेटवर्क है उनको उन्होंने एक्टिवेट किया है। अमलन इस कैंपेन को अब्दुल अलीम खान साहब ने नहीं चलाया, इमरान खान साहब ने चलाया। तो कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर इस कैंपेन को चलाने के अंदर जितना जोर लगाया गया है वो तमाम की तमाम पार्टी की टॉप हायरार्की की तरफ से लगाया गया है। इसी वजह से आपको जो पैगामात मिलते हैं कैंपेन के अंदर, उन पैगामात का ताल्लुक अमूमी कौमी मसाइल से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी सियासत है उससे मुतल्लिक़ आपको ज़्यादा नज़र आता है, और जो हल्के के मामलात हैं वो आपको इसके अंदर डोमिनेट होते हुए नज़र नहीं आते। तो कल जब वोटर यहाँ पर आएगा तो उसको देखना होगा शायद कि किन मामलात के ऊपर वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी तवक्को कर सकता है इन इंतखाबात के अंदर वोट डाल के। एक दूसरा मामला ये है कि अगर ये इलेक्शंस जो इमरान खान साहब की तवक्को है और इसके नीचे जो सूबाई हुकूमत सूबाई सीट का जो इलेक्शन हो रहा है, इनके नतायज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाते हैं, तो फिर मफरूज़ा ये बनाया गया है कि यहाँ से एक बहुत बड़े इनकलाब का आगाज़ होगा और ये नवाज शरीफ साहब का तमाम निज़ाम लपेट दिया जाएगा और नई हुकूमत बन जाएगी। इसी वजह से कैंपेन अब्दुल अलीम खान साहब की हो रही है, लेकिन जो हवाला है वो इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने का है। शेर के शिकार में निकले थे हम लोग आपके साथ मिलके, मगर मुझे अफसोस की बात है, अफसोस से कहना पड़ता है कि 154 में अवाम के जोर को देख के, अवाम की मोहब्बतों को देख के शेर मैदान छोड़कर भाग गया। ये पैसा आपका पैसा है जो ये लोग लूट मार करके अपने बाहर जाके महल बनाते हैं। ये अवाम का पैसा लूटते हैं। नए निजाम में हम क्या करेंगे? नए निजाम में इमरान खान हमारा होगा, क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा। अमूमन इंतखाबात के अंदर मुकामी वोटर देखता ये है कि कैंडिडेट कितना इस हलके के साथ जुड़ा हुआ है, उसका तर्ज ज़िंदगी अपनी जगह पर वो जैसा भी हो वो बहुत ही आप समझें गरीबाना तो अगर नहीं कहेंगे तो फ़कीराना होगा, आम से घर के अंदर रहता होगा या बहुत बड़े घर के अंदर रहता हुआ। इस बात से कतई नज़र, बड़े और छोटे घर की वजह से कतई नज़र वो कितना वक्त हलके के अंदर गुजारता है, और जब वोट मांगने का वक्त नहीं होता तो कैंडिडेट हलके के लिए क्या कर रहा है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में अब्दुल अलीम खान साहब को अपनी सूबाई सीट के जो उनके नुमाइंदे हैं उसके ऊपर रिलाय करने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी। देखना यह है कि जो सूबाई सीट के ऊपर उनका कैंडिडेट है, जिसको हम नेशनल असम्बली की सीट का विंग कहते हैं, वो उनको कितना दूर तक उड़ा के लेके जा सकता है। इस हलके के अंदर अगर अमूमी तौर पर आप शुनीद करें और लोगों से बातचीत करें तो शायद आपको ये फ्लेवर नहीं मिलेगा कि हलके के अंदर बड़ी जान मारी है, बड़ा काम किया हुआ है और एक तवील अरसे से हम यहाँ पर एक जदोजहद के अंदर मसरूफ़ हैं और हलके की फलाह और लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये अमूमी तासुर आपको अलीम खान साहब के बारे में नहीं मिलेगा। उनकी मौजूदगी है, लेकिन जो लोगों के साथ ताल्लुक़ वास्ता है, जो गली मोहल्ले के अंदर हर वक्त मौजूद रहना है, उसके लिए उनको अपने सूबाई कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा रिलाया करना पड़ेगा। और चौथी अहम बात कि इलेक्शन वाले दिन कौन कितने बेहतर अंदाज से अपने वोटर्स के साथ ताल्लुक़ वास्ता बनाकर उसको बाहर लेके आता है। तो मामला सिर्फ नारे का नहीं है, मामला सिर्फ किसी एक शख्सियत का नहीं है, मामला सिर्फ उस शख्सियत की हलके के अंदर मौजूदगी का नहीं है, मामला ये भी नहीं है कि जो मुखालिफ है उसके ऊपर आपने कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए या उसकी शख्सियत बड़ी है या छोटी है। मामला ये भी है कि जिस दिन इलेक्शन शुरू होगा यानी कल के दिन, तो उस दिन आपकी तंजीमी सलाहियत किस किस्म की है, आप किस तरीके से वोटर को फैसिलिटेट कर सकते हैं और आया तंजीमी तौर पर आप ज़मीन पर मौजूद हैं या नहीं है। और ये वसाइल का मामला भी नहीं है। इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर हमने देखा कि वसाइल मसला नहीं था दोनों जमातों की तरफ से, वसाइल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उन वसाइल को तंजीम के पाइपलाइन में से गुजार के आपने बाकायदा एक निज़ाम बनाना होता है। तो जब वोटर वोट डालेगा तो सिर्फ ये नहीं होगा कि मैंने जाकर वोट डालना है, कोई बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, वोटर को फैसिलिटेट भी करना होगा और उसको अपने घर से निकालना भी होगा। अब ये बड़ा टेस्ट होगा, इसमें कैंडिडेट की तंजीमी सलाहियत का भी इम्तिहान है और पार्टी की अपनी कैपेसिटी का भी इम्तिहान है। हलकों की सियासत पार्टियों को मुख्तलिफ इम्तिहानों में से गुजारती है।
तो कल सिर्फ वोट लेने का इम्तिहान नहीं है, वोट डलवाने का इम्तिहान भी है। और हमें नाज़रीन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वजह से भी काफ़ी अहम है कि उनके साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो 1 दर्जन से ज़्यादा जमातें मौजूद हैं। जमात इस्लामी उनको सपोर्ट कर रही है, सुन्नी तहरीक के वेरियस वर्जन्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो शिया वोटर हैं अपने तंजीमों के ज़रिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तालिल कादरी साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यू लीग उनको सपोर्ट कर रही है, और अंदर खाने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जितनी भी इनकी पार्टी की साख है वो भी उनको सपोर्ट कर रही है, छोटे ग्रुप्स के अलावा। तो अमलन 13 जमातें हैं जो पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं। तो इस हलके में अब बुनियादी मुकाबला ये होगा कि तमाम तर नेटवर्किंग आपने कर ली, कैंपेन आपने चला ली, तमाम इत्तेहादी जो आपने अपने साथ लेने थे वो आपने इकट्ठे कर दिए। अब वोटर किस तरफ से और किस तरह से फैसला करेगा ये देखने की बात। नाज़रीन, मैं दोबारा दोहराता चलूँ, अब्दुल अलीम खान साहब ने हमसे इंटरव्यू का वादा किया था, किसी भी वजह से वो इंटरव्यू का वादा पूरा नहीं कर पाए, तो उनकी स्लॉट के अंदर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन अभी तक चली है उसका एक अमूमी साहब को तज़िया दिया है। यहीं से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से जमातें जब सियासत में आती थी तो बड़े बड़े नाम इलेक्शन में खड़े हुए और जीते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यहाँ पर मौजूद थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा यहाँ पर मौजूद थी, सलमान तासीर साहब यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वोट बैंक, यानी पहले इंतखाबात को देखे डिलिमिटेशन से पहले, तो इसी हल्के के नीचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब इलेक्शन लड़ते थे तो 30-30 हज़ार के मार्जिन से जीतते थे। बेनज़ीर भुट्टो साहब जब इलेक्शन लड़ती थी तो बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से 15,000 के मार्जिन से जीतती थी। और सलमान तासीर साहब जब इलेक्शन हारे तो बहुत कम मार्जिन से हारे। और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को न जाने क्या हुआ कि ये जो गढ़ गर्दाना जाता था बिल्कुल ही डिप कर गया। पीपल्स पार्टी का भी एक कैंडिडेट मौजूद है, कभी कभी आपने चंद प्रोग्राम उनको देखा होगा, उनसे भी बात करते हैं कि उनके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। नाज़रीन, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज आपका दिन एक तरह से बहुत बिजी भी है, ज़ाहिर है कल इलेक्शन होना है। तो जो कैंपेन मैंने आपकी देखी है तो आपको उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मुझे नज़र आई, पार्टी की तरफ से भी ज़रा कैंपेन में कोई बड़ा मुझे मार का नहीं नज़र आया। दूसरी जमातों ने तो हर तरफ हल्ला मचाया हुआ, क्या हुआ? देखिए तलत भाई, जो मेरे ख्याल से आप सवाल उठा रहे हैं ये गिले की बजाय आपको उनसे सवाल उठाना चाहिए कि उन्होंने अच्छी कैंपेन क्यों की है। मैं बताता हूँ कि उन्होंने इतने पैसों वाली कैंपेन क्यों की है। कैंपेन ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, इसे पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी क्यों बनाया गया है? एक कानून है कि 15 लाख से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। या आप अल्लामा इकबाल रोड पे हैं, इसके सिर्फ थोड़े से एरिया पे फिरें, अगर यहाँ पे आपको करोड़ों रुपया खर्च हुआ नज़र ना आए। ये पेनाफ्लेक्सेस आज फिर उन्होंने लगाई हैं 5x10 की, 3x5 से बड़ी आप लगा नहीं सकते हैं। तो सवाल ये है कि एक कहने 122 का इलेक्शन है, इधर का नुमाइंदा चुनना है, एक गुलबर्ग से साहब तशरीफ लाए हैं, एक डिफेंस से लाए हैं और आके अपना पैसा और इक़्तिदार के साथ, मशीनरी के साथ वो लोगों के ऊपर रोप झाड़ रहे हैं। सवाल उनसे उठाना चाहिए कि क्या मुसीबत है प्राइम मिनिस्टर साहब को आज पैकेज अनाउंस करने की, क्या मुसीबत है खान साहब को गली गली फिरने की। भाई आपने प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनना, ना खान साहब को और मियाँ साहब को हम गिरा नहीं रहे, बने हैं बैठे रहे एक सीट के ऊपर। यहाँ के लोगों के इश्यूज़ पे किसी ने बात की? आपने वज़रा की ज़ुबानें देखी, आपने पीटीआई वालों की ज़ुबानें देखी, किसी ने बात की कि NA 122 के मसाइल क्या है? तलत साहब, जो नया पाकिस्तान एक खान साहब वाला है जो कहता था कि मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवान लेके आएंगे, उनका मिडिल क्लास 25 खरब रुपए का मालिक है, उनका मिडिल क्लास वाला जो है वो आके डिफेंस फेज 8 से अमीर आदमी आपके सामने बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, वो कैंपेन उन्होंने अच्छी चला ली, लेकिन आपका तो जाला वर्कर है जी। तो एक तरफ वर्कर हुआ है, दूसरी तरफ पैसा है, तो वर्कर को जीतना चाहिए ना, नजर आना चाहिए उसको। देखिए वर्कर भी नजर नहीं आया, ज्यादा नजर नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ तलत भाई, एक नया पाकिस्तान वो वाला है, एक नया पाकिस्तान आपका प्रोग्राम है। उस नए पाकिस्तान में ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत मिडिल क्लास के लोगों का हक है, पाकिस्तान के अंदर सियासत मेजॉरिटी का हक है, आम लोगों का हक है। मेरे साथ खड़े हैं ये लोग, ये वो लोग हैं जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। ये इन्हें मैंने कोई कुर्सियां नहीं दी हैं, इन्हें मैंने दफ्तर खुलवाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। इनके अंदर जज्बा है, इनके अंदर वो नजरिया है जो पाकिस्तान। और सरदारी साहब ने पैसे नहीं दिए आपको? सरदारी साहब मुझे क्यों पैसे दें? मुझे सरदारी साहब से उनको बाद में काफी सारे पैसे हैं ना, पार्टी में दे सकते हैं। देखें तलत भाई, 15 लाख की लिमिट है। मैंने वो पैसे खर्च कर रहा हूँ और अपनी जेब से कर रहा हूँ, मुझे किसी चंदे की जरूरत नहीं है। आप फिर अन्य चंदे के बाद पार्टी को सपोर्ट की बात है ना? सपोर्ट मेरे साथ है, सपोर्ट मेरे साथ है। ये पार्टी है, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आप तक अगर हम देखें तो हमें वोटर टर्नआउट पीपल्स पार्टी के लिए कम नजर आ रहा है, और उसमें ना पैसे का भी अंसर नहीं है।
तो आपके पास इस मतलब क्या गिदड़ सिंगी है आपके ख्याल में कि लोग कहेंगे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने का बंदे कोई और होते थे, अब हम क्यों वोट दें? देखिए ना, वोट आपने हल्के की बात की तो वोटर ज़हीन वोटर है, कहते हैं वोट दिलते इन्हें ना लगा लेकिन यार वोट ज़ाया ना हो जाएगी। सही बात है। मैं आपको बात बता देता हूँ क्या फ़र्क है। 70 में भुट्टो साहब का जब इलेक्शन था, भुट्टो साहब अरूज पे थे, कहावत बड़ी मशहूर थी, खंबे को भी वोट देंगे जीतेंगे। उन्होंने उस वक्त क्या किया कि एक लोअर मिडिल क्लास के बाबे सोशलिज्म शेख रशीद को टिकट दिया, उन्होंने अपनी साइकिल के ऊपर कैंपेन चलाई, ठीक है, और वो जीते। और आज शहीद भुट्टो की पार्टी ने एक मिडिल क्लास के बंदे को जो 10 मरले के घर में रहता है, उसकी सिर्फ बात उसका कैरेक्टर है और उसकी तालीम है, उसकी अहलियत है, उस बुनियाद पे पीपल्स पार्टी ने अपने फलसफे के साथ वफा करते हुए मुझे खड़ा किया है। और जब दूसरी जमातें जो अपने अरूज की बात करती हैं, उन्हें एक को इक़्तिदार की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई, सारे मिनिस्टर आके इधर आजकल डांस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से खान साहब को एक अमीर आदमी की ज़रूरत पड़ गई, तो कहाँ गया फिलॉसफी? आज भी अगर कोई जमात फलसफे के ऊपर खड़ी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और तलब भाई एक सवाल मुझे बस उठाना है और बहुत ज़रूरी उठाना है, ये कानून पे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आंखें बंद करके बैठा है। जो मुझसे गिला किया जा रहा है कि आप नज़र नहीं आते, भाई मैं जितना कैंपेन के खराजात करके बैठा हूँ उसमें मैं कैसे नजर आऊं? अगर कोई अरबों पे चला गया है तो मेरे पे गिला ना करें, गिला उन पे करें कि उन्होंने इतना पैसा क्यों लगाया है। अगर आप कानून, क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है? कभी हमें बंदूकों वाले रोकें और कभी हमें सरमाए वाले रोकें, तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी का हुकूमत करने का हक नहीं है। ये तो हो गया ना माहौल। अब वोटर ने फैसला करना है, तो वोटर के ऊपर तो कोई जबर नहीं है ना। वो हो सकता है बड़े पोस्टर से मुतासर ना हो सकता है छोटी सी पिक्चर से मुतासर हो जाए। तो कल अगर आपको वोटर ने वोट ज्यादा ना डाले तो फिर गिला किससे होगा? मैं वोटर से गिला करेंगे, पार्टी से गिला करेंगे, किससे गिला करेंगे? मेरा तलब भाई किसी से कोई गिला नहीं। देखें, मैं समझता हूँ कि मैं एक ऑप्शन के तौर पे खड़ा हूँ। हम लोग जो ड्राइंग रूम गॉसिप्स में बड़ी बातें करते हैं, अच्छे लोग नहीं आते जी, सियासत में सारे बुरे हैं, मेरे लिए भी ये आसान था कि मैं ये बातें करता रहता। लेकिन तलब भाई एक छोटा सा वाक़या जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है कि जब नमरूद ने आग जलाई थी हज़रत इब्राहिम को फेंकने के लिए उसमें, तो एक अबाबील था, छोटा सा परिंदा, वो जाता था फरात से पानी भरता था, चोंच में आके आग के ऊपर डालता था। तो उसने जिब्राइल ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या हकीकत, तुमसे ये आग इक़्तिदार वाली और सरमाए वाली नहीं बुझेगी। तो अबाबील ने कहा था मुझे पता है कि आग नहीं बुझेगी, लेकिन रोज़े माशर ये फैसला हो जाएगा कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं हूँ, आग बुझाने वालों में से हूँ। तो बैरिस्टर आमिर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आग बुझाने वालों में से हो। कोई पता नहीं, अबाबील से वो आग नहीं बुझी थी, लेकिन आज भी वो अबाबील सबको याद आता है। तो आपके लिए इलेक्शन का नतीजा जो क़यामत वाले दिन निकलेगा? कोई बात नहीं। तो वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ ना, हम तो कल की बात मैं कहता हूँ, देखें कल की बात नहीं है तलत भाई। एक शऊर को, मेरा अपना ख्याल है कि लोगों का शऊर जागेगा। ये लाहौर है, इधर सवाल उठेगा कि मसाइल 122 के हैं, तो भाई जी गुलबर्ग के रहने वाले को क्या मसला है? वो आके हमारा हुक्मरान बनना चाहता है। एक डिफेंस वाले को क्या जरूरत है हम पे आके हुकूमत करने की? किसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हमें जरूरत नहीं है। यू आर प्रूविंग अ पॉइंट, यू आर प्रूविंग अ पॉइंट। किसका वोट काटेंगे वैसे आप? किसी का अपना वोट लेंगे, किसी का वोट नहीं काटेंगे। अगर मैं 2008 पे वापस चला गया तो मैं अपना 25,000 वोट लूंगा, ठीक है। और अगर मैं 1970 पे चला गया तो मैं अपना भुट्टो वाला 1 लाख वोट वापस लूंगा। मेरा वोट है इस हल्का NA 122 शहीद भुट्टो का वोट है। यहाँ से शहीद भुट्टो जीते, मोहतरमा शहीद जीतती रही, बाबा सोशलिज्म शेख रशीद जीते रहे, और शहीद सलमान तासीर यहाँ पे जानदार 53,000 वोट लेते रहे। मैं अपना वोट वापस लूंगा, मैं गरीब का वोट वापस। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने देखा कि इलेक्शन का माहौल जम चुका है। अब कल वोटर को फैसला करना है कि किसको उसने जितवाना है, किसको उसने हिरवाना है, किसको एंडोर्समेंट करवानी है और किसको घर भेजना है। हमारी तरफ से आज यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।